भारतीय पहनावे के बारे में, ये जो धोती होती है या लुंगी होती है जो बिना सिला हुआ कपड़ा है, इसको पहनने के लिए आप चाहें तो सैकड़ों तरीके से पहन सकते हैं, सैकड़ों तरीके से पहन सकते हैं। धोती को बांधना हो तो असमिया तरीके से बांधा जा सकता है, बांग्ला तरीके से बांधा जा सकता है, मराठी तरीके से बांधा जा सकता है, गुजराती तरीके से बांधा जा सकता है, उत्तर भारतीय तरीके से बांधा जा सकता है। भारत में जितने प्रांत हैं उतने तरीके से आप धोती को बांध सकते हैं, क्योंकि वो बिना सिला हुआ है। पैंट को एक ही तरीके से बांध सकते हैं क्योंकि वो सिला हुआ है। और अगर इस धोती के बारे में कोई बड़ी बात मुझे कहनी हो तो धोती भारतीय संस्कृति की सबसे जीवंत निशानी है, जिसको देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र का है। मैं जो है ना, या आप साधारण रूप से आपके सामने कोई मां को खड़ा किया जाए जो असमिया पद्धति से धोती बांधे हुए हो, कोई माँ को खड़ा किया जाए जो मराठी पद्धति से बांधे हुए हो धोती, किसी माँ को खड़ा किया जाए जो गुजराती पद्धति से धोती बांधे हुए हो, किसी माँ को खड़ा किया जाए जो पंजाब या हरियाणा की पद्धति से धोती बांधे हुए हो, और उनके नाम के आगे कुछ न लगाया जाए कि ये कहाँ की माँ है, हरियाणा की है, आसाम की है, बंगाल की है, कहाँ की है, खाली धोती बांधे हुए वो खड़ी है। आप 1 मिनट में बता देंगे ये माँ आसाम की है, ये माँ बंगाल की है, ये माँ पंजाब की है, ये हरियाणा की है, ये गुजरात की है, या ये जम्मू कश्मीर की है। माने धोती बांधने के तरीके मात्र से पूरा परिचय हो जाता है बिना बोले हुए। लेकिन पैंट पहने हुए आदमी को आप नहीं बता सकते कि ये इंग्लैंड का है, आयरलैंड का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, या अमेरिका का है, या कनाडा का है, क्योंकि पैंट एक जैसी है सभी जगह। धोती बांधने के तरीके एक जैसे नहीं है कहीं भी। मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं कि धोती वस्त्र तो एक ही है, बांधने के तरीके जो है ना वो अलग अलग है। एक क्षेत्र के हिसाब से एक तरीका, दूसरे क्षेत्र के हिसाब से दूसरा तरीका। महाराष्ट्र की माताओं को देखा धोती बांधे हुए तो उनका तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि महाराष्ट्र की वैसी जरूरत है। आसाम की माताओं को देखा है धोती बांधे हुए, बंगाल की माताओं को देखा है धोती बांधे हुए, क्योंकि वहां की जरूरत बिल्कुल अलग है। हर क्षेत्र के, हर परिवेश के, जलवायु और जरूरत के हिसाब से बांधने का तरीका विकसित हुआ है। वस्त्र तो एक ही है, धोती जो 5 मीटर का या 5 गज का वस्त्र तो एक ही है, सारे देश में एक ही तरीके से बनता है, लेकिन बांधने के तरीके में जो अंतर है उसी को मैं भारतीय संस्कृति मानता हूं, और जो धोती एक वस्त्र है उसको मैं भारतीय सभ्यता मानता हूं। ये जो धोती है वो भारतीय सभ्यता है, और धोती बांधने का जो तरीका है वो भारतीय संस्कृति है। संस्कृति क्षेत्र के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से बदलती रहती है, सभ्यता पूरे देश में लगभग एक जैसी होती है। तो हमारी सभ्यता की निशानी धोती, हमारी सभ्यता की निशानी लुंगी, जिसको बांधने के अलग अलग तरीके हैं जरूरत के हिसाब से, और बांधे नहीं तो उसके उपयोग के और 20 तरीके हैं। मान लीजिए लुंगी पहन के आप जा रहे हैं और आपके पास कोई दूसरा पात्र नहीं है और आपको ढेर सारी सब्जी लेके आनी है, लुंगी का एक हिस्सा आप उसमें सब्जियां भर के लेके आ सकते हैं। अगर आप कहीं से धान्य लाना चाहते हैं, धोती का एक हिस्सा आपने खोला, उसमें धान्य बांध के भी आप ला सकते हैं। कुछ भी लाने ले जाने में आसानी है धोती और लुंगी में। पैंट में क्या ला सकते हैं? उतना ही ला सकते हैं जितनी जेब में आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं ला सकते। और अगर जेब में भर भी लिया तो चलने में इतनी तकलीफ होगी कि आप शायद चल नहीं पाएंगे उससे। तो ये पैंट, कोट और शर्ट में हम फंस गए, लुंगी धोती वाली सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर। ये हमारे सांस्कृतिक अधःपतन की निशानी है। मेरा ये मानना है कि भारतवासी जो भी थोड़े अंग्रेजी के प्रभाव में है, अंग्रेजियत के प्रभाव में है, उनको जितना जल्दी हो अपनी उस भूषा को बदल लेना चाहिए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपनी जलवायु के हिसाब से और अपनी जरूरतों के हिसाब से। और एक विषय पे बात करना चाहता हूं कि हमने सांस्कृतिक अधःपतन की एक सीमा तोड़ी है विदेशी भोजन का अंधानुकरण करके। भाषा में हम विदेशी हो गए, भूषा में हम विदेशी हो गए, भोजन के स्तर पर भी हमारे देश में बहुत ज्यादा विदेशीकरण हो गया। भोजन भी हमारी जलवायु और हमारी जरूरत के अनुसार विकसित हुआ है इस देश में।
हमारे लाखों करोड़ों वर्ष के जीवन में भोजन का जो विकास हुआ है, ये सबसे बड़ा विकास है भारत में। भारत में माना जाता है, सारे विद्वान इस पर एक मत हैं कि भोजन में जो कुछ हमने विविधता लाई है पिछले हजारों लाखों वर्ष में, ये भारत की सबसे बड़ी देन है पूरी दुनिया के। शायद भारत के भोजन में जितनी विविधताएं हैं दुनिया के किसी देश में आपको नहीं मिलेंगी। आप जानते हैं गेहूं भारत में भी पैदा होता है, गेहूं ब्रिटेन में भी पैदा होता है, गेहूं कनाडा में भी पैदा होता है, गेहूं अमेरिका में भी पैदा होता है, यूरोप के और भी कई देशों में गेहूं पैदा होता है। गेहूं एक ही तरह की फसल है, वो भारत में भी है, यूरोप के कई देशों में और अमेरिका में भी है। हम गेहूं का आटा बनाते हैं और आटे से फिर हम पूड़ी बनाते हैं, कचौरी बनाते हैं, हम पराठा बनाते हैं। पराठे कई तरह के बनाते हैं, पूरियां कई तरह की बनाते हैं, कचौरियां कई तरह की बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो रोटी भी कई तरह की होती है। कोई रोटी तंदूर वाली होती है, कोई रोटी चूल्हे वाली होती है, कोई रोटी गैस वाली होती है, तवे वाली होती है। तो रोटियों के बीसियों प्रकार हैं, पूड़ियों के बीसियों प्रकार है, कचौरियों के बीसियों प्रकार है, पराठों के बीसियों प्रकार हैं। माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, एक परत का पराठा, दो परत का पराठा, तीन परत का पराठा, चार परत का पराठा, ऐसे पराठे हमारे देश में घर घर में, गांव गांव, गली गली में इतने अद्भुत और इतनी विविधता वाले। हमारे पास क्या है? गेहूं का आटा। उसी गेहूं के आटे से खाने के लिए सैकड़ों तरह की चीजें हम बना सकते हैं, पूरी, पराठा, रोटी आदि के स्तर पर। यूरोप के पास भी वही गेहूं का आटा है, लेकिन उनके पास बनाने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो पाव रोटी या डबल रोटी। दो ही चीजें हैं उनके पास। और उसको दो भी क्यों कहें, एक ही चीज है। पाव रोटी, डबल रोटी एक ही तरीके से बनते ही है, बस मामूली सा अंतर है। तो वो गेहूं पैदा करते हैं, गेहूं को पैदा करके आटा बनाते हैं, उस आटे से पाव रोटी, डबल रोटी के अलावा तीसरी रोटी बना ही नहीं सकते वो। हमारे यहाँ सैकड़ों किस्म की रोटियां, पूरियां, कचौरियां हम बनाते हैं। अब भारतवासियों का ये दुर्भाग्य है कि जिस भारत देश में हजारों साल से सैकड़ों किस्म के गेहूं के आटे से बनने वाले व्यंजन रहे हों, वो भारतवासी सवेरे से शाम तक पाव रोटी और डबल रोटी खाते। वो पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, इन्हीं नामों पे है सब वो पाव रोटी और डबल रोटी। पिज्जा कह लो, बर्गर कह लो, उसको बीच में से काट के सलाद भर लो या सलाद के बीच में उसको लगा के खा लो, बात तो एक ही है। तो आप देखो कि कितने नीचे हम आए, कितना पतन हमारा हुआ। सैकड़ों किस्म के व्यंजन जो हम गेहूं के आटे से बना सकते हो, उस देश के लोग पाव रोटी, डबल रोटी, पिज्जा, बर्गर खाने में फंस जाएं, तो ये भी हमारे सांस्कृतिक अधः पतन की ही निशानी है, या बल्कि मूर्खता की निशानी। मूर्खता इसमें पता है क्या है? कोई भी पाव रोटी और डबल रोटी जो आप खाते हैं ताजा नहीं होती। ताजा होती तो वो बनती ही नहीं, वो तो बासी ही होती है। वो एक दिन बासी हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, 10 दिन हो सकती है, 15 दिन हो सकती है। यूरोप और अमेरिका में तो 3-3 महीने पुरानी बासी पाव रोटी, डबल रोटी मिलती है और लोग उन्हीं को खा के अपना जीवन चलाते हैं, गुजारा करते हैं। अब हमने उनकी नकल करके हमारे घरों में वो बासी डबल रोटी लाना और खाना शुरू कर दिया। गेहूं के आटे के बारे में विज्ञान ये कहता है कि इस आटे को गीला होने के 48वें मिनट के अंदर इसका रोटी बन जाना चाहिए और रोटी बनने के 48 मिनट के अंदर इसको खा लिया जाना चाहिए। लेकिन पाव रोटी और डबल रोटी का अगर कहानी सुनना और गिनना शुरू करेंगे तो वो तो 10-20 दिन पुराना होता है। उसको खराब कर करके हम खा रहे हैं और फिर बड़ा शान महसूस करते हैं, अपने आप को बड़ा स्मार्ट महसूस करते हैं। हम पाव रोटी खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, स्मार्टनेस मानते हैं इसमें। अब ये सुपर इडियोसिटी है या स्मार्टनेस है, इसको तय करने की अभी जरूरत है। पढ़े लिखे घरों में, खासकर अंग्रेजी वाले घरों में, इस तरह के भोजन का इतना तेजी से प्रवेश हुआ है कि भारत का विविधतापूर्ण व्यंजन अब उनके घरों से गायब हो गए हैं, बाहर हो गए। अगर आप ईमानदारी से एक काम करें, हम में से कोई भी ये काम करे, जिस दिन हमारा जन्म हुआ और जिस दिन हमारी मृत्यु हो, ये सारे दिन हम गिन लें, उतने दिन हम नए नए व्यंजन बना के भारत में खा सकते हैं। इतनी विविधता इस देश में हजारों साल से उपलब्ध रही है। अब उस भारत में गिने चुने 2-4 व्यंजन जो अंग्रेजियत वाले हैं वो हमारे घरों में घुस गए। व्यंजन घुस गए, डबल रोटी, पाव रोटी, उसके साथ बिस्किट आ गया।
जिस देश में ताजा रोटी बनती हो, ताजा भाकरी बनती हो, ज्वार की भाकरी बनती हो, बाजरे की बनती हो, मक्के की बनती हो, तीनों की मिलाकर बनती हो, उस देश के लोग बिस्किट खाने लगे, उस देश के लोग डबल रोटी और पाव रोटी खाने लगे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। तो भोजन के स्तर पर इतनी ज्यादा गिरावट हम में आ गई है। और इससे भी बड़ी एक गिरावट हम में आई है, हम भारत में इतने अद्भुत देश में रहते हैं जिसकी कल्पना किसी देश को नहीं हो सकती। हम भारत में ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां हमको ताजा सब्जी सुबह और शाम दोनों समय उपलब्ध होती है। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो, ताजा टमाटर, ताजा मटर, ताजा गाजर, ताजा मूली, ताजा पालक, ताजा मेथी, ताजा बैंगन, ये सारी सब्जियां ताजी की ताजी सुबह भी मिलती हैं, शाम को भी मिलती हैं। और